आवर चैनल टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मार्च 2023 में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इन मच ऑफ सोशल रिसर्च द वेरिएबल्स यूज्ड आर। जो ज़्यादातर जो सोशल रिसर्च होते हैं उसमें जो वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मैनिपुलेबल, मीन्स आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बी कह रहा है एक्सपेरिमेंटल, मीन्स कि उसको एक्सपेरिमेंटल मतलब कॉज एंड इफेक्ट ये सब लगाकर यूज़ कर सकते हैं। फिर सी कह रहा है कि नन मैनिपुलेबल, मीन्स उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, उसको चेंजेस बदल बदल के नहीं देख सकते हैं। और डी कह रहा है कि डेविएशनल, मीन्स कि वो डेविएट होता है, मतलब अपने एक है ना एक जगह पे वो बना नहीं रहता है, वो हमेशा चेंजेस आते रहेंगे उसमें, तो वो हो गया डेविएशनल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देने की कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है नन मैनिपुलेबल, है ना। जो कि सोशल रिसर्च होते हैं ज़्यादातर उसमें जो वेरिएबल यूज़ होगा वो नन मैनिपुलेबल होगा। मींस इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल्स है इसको हम डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो रिसर्चर है इसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, जैसे वो नेचुरली हमारे सोशल वर्ल्ड में पाए जाते हैं उस तरह से। एग्जाम्पल जो है नन मैनिपुलेबल वेरिएबल का सोशल रिसर्च में, इसमें हो गया एज, हो गया जेंडर, हो गया सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हो गया पर्सनैलिटी ट्रेट्स, हो गया एटीट्यूड, हो गया बिहेवियर, हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, जिसका जैसा बिहेवियर है, एटीट्यूड है, मतलब कोई पर्सनल ट्रेट्स है, वो जैसा बना हुआ है उसको आप, है ना, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, मतलब उससे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। उसको एज इट एज एक्सेप्ट करके हम उसको बस ऑब्जर्व करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है नन मैनिपुलेबल। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये ना सोशल साइंस में नहीं होता है। जो मतलब मैक्सिमम जो सोशल साइंस रिसर्चेज है वो नन एक्सपेरिमेंटल टाइप होते हैं। इसमें हम कॉज इफेक्ट ये सब लगा लगा कर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, और ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन होते हैं। जैसे कि जो ज़्यादातर सोशल रिसर्च हो गए वो ऑब्जर्व करने वाले होंगे, उसको बस हम देखते हैं, समझते हैं एंड स्टडी करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैनल स्टडी हैज़ द इशू ऑफ। जो पैनल स्टडी है उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है एट्रीशन, बी कह रहा है सिंगल सर्वे, सी कह रहा है डिफरेंट वेरिएबल्स, डी कह रहा है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर है एट्रीशन। इसमें कौन सा इशू क्रिएट होता है, तो एट्रीशन का इशू क्रिएट होता है। अब इस चीज़ को समझते हैं, ये एट्रीशन होता क्या है। देखो, जब कोई हम स्टडी शुरू करते हैं तो जब वो आगे आगे बढ़ा जाता है तो उसमें समटाइम्स क्या होता है कि लॉस ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो जाता है। कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो छोड़ कर चले जाते हैं, किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, वो हमारे स्टडी का पार्ट नहीं रहते हैं, और ऐसा होता है। या फिर कोई लॉस ऑफ डेटा हो गया, टाइम के साथ में कुछ डेटा का लॉस हो गया, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि कोई उसको है ना रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है, उसमें जो रिस्पॉन्सेज देना ही छोड़ देता है। कुछ उसमें इंडिविजुअल्स होते हैं, कुछ उसमें ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि नहीं अब मुझे इस स्टडी का पार्ट ही नहीं रहना है। किसी का मे बी डेथ हो गया, है ना, तो इन सब सारे रीज़न की वजह से ना डेटा का या लॉस हो जाता है। तो ये हुआ हमारा एट्रीशन। उसके बाद है जो पैनल स्टडी होता है ना, इसमें इंडिविजुअल्स को या हाउस होल्ड को लंबे समय तक स्टडी किया जाता है, और उनसे ना जो भी डेटा होते हैं उसको कलेक्ट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ देयर लाइफ। लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, या फिर हमारे स्टडी से, या फिर अनअवेलेबल हो जाते हैं, वो मतलब छोड़ देते हैं हमारे स्टडी को, जिससे क्या होता है एक बायस्ड रिजल्ट हमें मिलता है, मिलेगा। उसमें बायसनेस क्रिएट क्यों होता है। देखो, हर इंडिविजुअल का कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको हम अपनी स्टडी में लाए थे, लेकिन अगर जिस इंडिविजुअल ने छोड़ा है स्टडी को या किसी वजह से वो ड्रॉप आउट हुआ है तो हमारी स्टडी में उसकी कमी हो गई, क्योंकि वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो बचे हुए लोग हमारे स्टडी में हैं हम उतने ही को स्टडी कर पाएंगे, तो इसमें बहुत वेराइटी को लेकर स्टडी नहीं हो पाएगा। जो थोड़े लोग बचेंगे उससे ही स्टडी करेंगे, तो स्टडी में बहुत ज़्यादा है ना अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पाएंगे हमें।
तो इसीलिए जो एट्रिशन है ना, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है पैनल स्टडीज़ के लिए। और जो रिसर्चर है उनको कोशिश करना होता है कि हम, है ना, जो इम्पैक्ट हो रहा है हमारे फाइंडिंग्स पे, हमारे रिज़ल्ट पे इस एट्रिशन की वजह से, उसको हम मतलब ट्राई करें कि वो बहुत ज़्यादा कम किया जा सके। तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, respondents are offered an option of answering a questionnaire. For example, the postal questionnaire response are given an option of answering by web survey. It is called. इसमें कह रहा है कि अगर जो रिस्पॉन्डेंट्स है उसको ये ऑफ़र किया जाता है कि आप किसी, है ना, क्वेश्चनर को आंसर करें, पोस्टल क्वेश्चनर है, और जो हमारे रिस्पॉन्डेंट हैं उनको बोला गया कि आप इसको वेब के थ्रू ना फिल करें, रिस्पॉन्ड करें। तो ऐसे क्वेश्चनर को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑप्शनल सर्वे, बी बोलेंगे मल्टीपल सर्वे, सी बोलेंगे सिलेक्टिव सर्वे, एंड डी बोलेंगे मिक्स्ड मोड सर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्वेश्चन में ही है कि आपको एक पोस्टल क्वेश्चनर है, लेकिन आपको मतलब ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इसको वेब के थ्रू भी फिल कर सकते हो, रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा मिक्स्ड मोड सर्वे। देखो, मिक्स्ड मोड सर्वे कैसे हुआ? इसमें हमें एक पोस्टल क्वेश्चनर तो है ही, उसको कहा जा रहा है कि आप वेब के थ्रू भी फिल कर दो। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आपको दिए जा रहे हैं कि फिल करने के लिए, तो इसलिए ये मिक्स्ड मोड सर्वे हुआ। इस केस में आप चाहे तो पोस्टल क्वेश्चन मतलब पोस्ट के थ्रू भी फिल कर सकते हो, वेब के थ्रू भी फिल कर सकते हो, तो इसीलिए ये कहलाया मिक्स्ड मोड सर्वे। और जो मिक्स्ड मोड सर्वे होता है ना, ये जो रिस्पांस रेट है उसको इंक्रीज़ कर देता है, और जो नन रिस्पांस बायस है उसको डिक्रीज़ कर देता है। देखो, रिस्पांस रेट को इंक्रीज़ कैसे करेगा? क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेस करना आसान हो गया है, हम सारे लोग वेब के थ्रू ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगा, हम फिल कर दिया, तो ये और भेजने वाले को भी आसानी हुआ, वो है ना इंटरनेट के थ्रू सेंड करा। पोस्टल के थ्रू सेंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और ये इसका आंसर बहुत आसानी से नहीं हो पाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, रिस्पॉन्स रेट भी कम होता है। तो ये सब सारी चीज़ें इसका एक्सप्लेनेशन रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रिसर्च? जो ऑनलाइन रिसर्च होते हैं ना, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो ए कह रहा है कि ऑनलाइन रिसर्च महंगा है, एक्सपेंसिव है। ऑप्शन बी कह रहा है कि सैम्पल्स कैन बी स्मॉल एंड स्क्यूड। इसके लिए जो ऑनलाइन रिसर्च है, सैम्पल स्मॉल हो सकते हैं, स्क्यूड हो सकते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है कि देयर कैन बी एन एक्सेसिव टर्नओवर ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऑनलाइन रिसर्च में। और जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ है, में लेड टू इनकन्सिस्टेंसीज। टेक्निकल इश्यूज़ जो हमारे ऑनलाइन मतलब नेटवर्क को यूज़ करने से होते हैं, उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी इनकन्सिस्टेंसीज़ को देखना पड़ सकता है। एंड ऑप्शन ई कह रहा है कि ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आर रिजिड। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है बी सी डी ओनली। मीन्स कि सैम्पल्स स्मॉल एंड स्क्यूड होंगे। जो ऑनलाइन रिसर्च है उसका डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है, तो इसके जो सैम्पल होंगे वो स्मॉल और स्क्यूड होंगे। और सी कह रहा है कि देयर कैन बी एक्सेसिव टर्नओवर ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, एक्सेसिव हो सकता है। मीन्स कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑनलाइन, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल है, तो इससे भी जो एक्सेसिव हो जाएगा टर्नओवर कम्युनिकेशन का, बहुत एक्सेस में हमें चीज़ें मिल जाएंगी। और ऑप्शन डी कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ में लेड टू इनकन्सिस्टेंसीज़। कुछ बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ क्रिएट होते हैं जब हम इंटरनेट का यूज़ करके कुछ चीज़ें करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे रिसर्च में इनकन्सिस्टेंसीज़ क्रिएट हो सकता है। अब एक इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा और। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ऑनलाइन रिसर्च एक्सपेंसिव होता है। तो ऑनलाइन रिसर्च ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव होगा, मतलब ये ट्रेडिशनल मेथड के मुकाबले में दिस इज़ नॉट नेसेसरी। ये बहुत सस्ते तरीके से भी किया जा सकता है, यूजिंग हमारे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ करके। ऑप्शन बी है, तो मतलब इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। बी जो है ये डिसएडवांटेज है। तो ये कैसे है? देखो, ऑनलाइन रिसर्च जो होता है ना, उसमें सैम्पल कैन बी स्मॉल एंड स्क्यूड। मीन्स कि जो सैम्पल है वो बायस्ड हो सकता है कुछ डेमोग्राफिक्स के लिए,
कुछ डेमोग्राफिक्स को लेकर, और ये डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव जो सैम्पल साइज़ है ना उसको ऑब्टेन करना। फिर ऑप्शन सी जो है ये ना ये भी है ना डिसएडवांटेज है ऑनलाइन रिसर्च का। तो ये कैसे है इसको समझ लेते हैं। जो है ना कम्युनिकेशन जो है ये एक इम्पर्सनल और डिफ़िकल्ट हो सकता है मैनेज करने के लिए, जिससे कि हाई टर्नओवर रेट्स और अनरिलायबल डेटा हमें मिल जाए, है ना, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे इसीलिए। फिर ऑप्शन डी है, ये भी एक डिसएडवांटेज है ऑनलाइन रिसर्च का, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ है वो कॉमन प्रॉब्लम है ऑनलाइन रिसर्च में, जिससे कि इनकन्सिस्टेंसीज़ आती है, इनएक्यूरेसीज़ आती है हमारे, है ना, डेटा में जिसको हम लोगों ने कलेक्ट करा है। और ऑप्शन ई कह रहा है कि ऑनलाइन पार्टिसिपेंट जो है वो रिजिड होते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो ऑनलाइन पार्टिसिपेट होते हैं वो रिजिड होते हैं, जो ऑफलाइन है ना, जो पुराने मेथड्स जो चले आ रहे थे उसके मुकाबले में। तो इसीलिए इसको ना ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 है, द क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इज गवर्न बाय द कोडिफाइड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस होता है हमारा, वो किसके द्वारा गवर्न होता है? क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस का जो कोडिफाइड प्रिस्क्रिप्शन होता है ना उसके द्वारा गवर्न होता है। अब स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस हैज़ मेनी अप्रोचेज ऑफ विच द ग्राउंडेड थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कह रहा है कि क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस जो है उसमें बहुत सारे अप्रोचेज होते हैं, लेकिन उसमें जो ग्राउंडेड थ्योरी है ये एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन रॉन्ग है, बताने की कोशिश करिए। इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू। देखो स्टेटमेंट 1 फॉल्स कैसे है, क्योंकि जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है वो गवर्न नहीं होता है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के कोडिफाइड प्रिस्क्रिप्शन से। जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है ना वो रिक्वायर करता है कुछ डिफरेंट अप्रोचेज और सेट ऑफ टेक्निक्स जो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के में नहीं होंगे। जो क्वालिटेटिव डेटा होगा वो सब्जेक्टिव होगा, मीन्स उसमें हम अपनी राय ऐड करते हैं, मीन्स जो बताना चाहते हैं चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, वो एक है ना एक्सप्लोरेटरी टाइप का होगा, एक्सप्लोरेटरी नेचर का होगा। उसमें हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, अपने आइडियाज़ थॉट्स सब कुछ उसमें है ना हम डालते हैं। तो इसलिए ये एक डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस रिक्वायर करता है, जो कि क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस से अलग है, परे है। फिर स्टेटमेंट 2 है, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है उसका बहुत सारा अप्रोचेज़ है, और जो एक इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्रोच है वो एक ग्राउंडेड थ्योरी है। ग्राउंडेड थ्योरी जो रिसर्च मेथड है इसका एम क्या होता है, एक है ना डेवलप करना थ्योरी को बहुत ग्राउंडेड लेवल पे जाके आप डेटा को कलेक्ट करते जाते हो सिस्टमेटिकली। फिर जब हमारे पास बहुत सारे डेटा इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब एक है ना उसका सैचुरेशन हो जाता है, जब उसके बाद हमें डेटा कलेक्ट होना बंद हो जाता है तो फिर हम उसको एनालाइज करके कोई थ्योरी देते हैं। तो इसीलिए इसको ना ग्राउंडेड थ्योरी बोला जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर अप्रोच है जो हमारे सोशल साइंस डिसिप्लिन है उसके अंदर। तो ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। आई होप समझ आया होगा। नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, समझ आ रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे।